बीएसएससी ने अभी मतलब एक नोटिफिकेशन इशू किया है एक पोस्ट के लिए, और उस पोस्ट का नाम है, देख सकते हैं यहां पर, क्रीड़ा प्रशिक्षक। ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये इसके पद पर नियुक्ति के लिए बीएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसका फॉर्म भरने का क्या डेट है, क्या फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, क्या एज लिमिट है, और भी मतलब क्या एग्जाम का पैटर्न है और क्या इसका सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो है ये पोस्ट का नाम है, याद रखना, स्पोर्ट्स ट्रेनर या फिर जिसे क्रीड़ा प्रशिक्षक बोलते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट, ये आपका 9 अक्टूबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक है ना, यानी 9 अक्टूबर 2025 टू 9/11/2025। अब देखिए ये जो आपका विज्ञापन संख्या 825, ये खेल विभाग बिहार सरकार के अंदर है। अब इसमें जो आपका पहले इस पोस्ट के वेतनमान की बात करें तो इसका जो वेतनमान है ये आपका है लेवल 6 का, यानी कि जो इसका आपका ग्रेड पे है वो कितना है, तो याद रखना 4200 ग्रेड पे का ये जॉब है। यानी कि इन हैंड आपकी जो सैलरी होगी अराउंड, ये मान लीजिए अभी अगर 7th पे कमीशन की बात करें, इसके हिसाब से आपकी सैलरी लगभग 50 के आसपास, आपकी 50,000 के आसपास बनने वाली है। अब यहां पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, यहां पर इसके लिए योग्यता क्या है, योग्यता याद रखिएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ अब यहां पर टेक्निकल क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, खेल उपलब्धि क्या चाहिए, यहां पर याद रखिएगा कहा गया अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान या फिर जिसे भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, द्वारा संचालित, यानी इसके द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विधा में जो भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, उस स्पोर्ट्स में आपको डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जैसे आप मान लीजिए फुटबॉल के हैं या क्रिकेट के हैं या फिर बॉक्सिंग के हैं, जिसके भी हैं आप, उसमें आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पोर्ट्स कोचिंग में, है ना। या फिर यहां पर क्या है, अथवा, अगर यानी अगर आपके पास ये नहीं तो अथवा यानी और, इस अगर ये नहीं है तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर अथवा केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, यानी कि आपके पास ये तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम आपका ग्रेजुएशन, उसके साथ आपको ये चाहिए। अगर आपका ये नहीं है तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान है या फिर केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय है, वहां से आपको स्पोर्ट्स कोचिंग में क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और या फिर ये भी नहीं है तो अथवा, देखिए इसके बाद क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका सेम अगर कोई आपका मतलब एलिजिबिलिटी है, इससे अगर आप किसी खेल विश्वविद्यालय या बिहार के किसी विश्वविद्यालय से अगर आप इसमें अगर आप उत्तीर्ण हैं, किसमें, यानी डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग में अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप एलिजिबल हैं, यानी ये तकनीकी योग्यता है। अब आपके पास क्या अचीवमेंट होना चाहिए, खेल उपलब्धि क्या क्या होनी चाहिए, यहां पर देखिए है किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, कोई भी मान्यता प्राप्त जो इंटरनेशनल आपका कंपटीशन है उसमें आपने देश का प्रतिनिधित्व किया हो, यानी कंट्री को आपने रिप्रेजेंट किया हो, या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्टेट का प्रतिनिधित्व किया हो, राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, या फिर मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल यानी ओलंपिक गेम्स का, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में या एशियन चैंपियनशिप में, या ऑफिशियल तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल हुए हो आप, या फिर इसके अलावा, या फिर क्या, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम 2 बार, या फिर अंतर सेवा प्रतियोगिता, अखिल भारतीय पुलिस खेल, अंतर रेलवे चैंपियनशिप में 3 बार आपने भाग लिया हो, है ना। यानी ये आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपको होना चाहिए, तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है इसकी बात करें तो यहां पर जो
टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी देखो कितना है आपका 379 यानी 379 वैकेंसी है इसमें, जिसमें कि आपको पता है महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन है इसमें 379 में 128 सीट्स जो है ये वुमेन के लिए क्या है रिजर्व है। और इस सीट में याद रखना जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो पोता पोती नाती नतनी हेतु कितने 8 सीट क्या है यहां पर आपके रिजर्व हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए आपका विजुअली इंपेयर्ड के लिए 4 सीट है, डीडी के लिए 4 है, ओएच के लिए 4 है और एमडी और एमयूडी के लिए 3 है। इसका पूरा डिटेल यहां पर नीचे में आपको दिया गया होगा। अब देखिए ये तो टोटल वैकेंसी हो गई, कितनी टोटल वैकेंसी है आपका 379, जिसमें कि आप देख सकते हैं जनरल के लिए आपका जो मतलब अनरिजर्व्ड के लिए कितना है 152 सीट है, एसटी के लिए 61 है, एसटी के लिए आपका 4 सीट है, ओ अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी है उसके लिए 68 सीट है, बैकवर्ड क्लास के लिए 45 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कितना 11 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी 38 सीट यहां पर आपकी दी गई है। अब देखिए इसके आगे की बात करें तो यहां पर जो है ये साथ ही साथ आपका ये भी दिया गया है यहां पर कि देखिए नोट ये आपको ध्यान देना है, दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। वीआई का मतलब क्या है विजुअली इंपेयर्ड यानी दृष्टि दिव्यांगता, डीडी का मतलब है मूक बधिर दिव्यांगता, ओएच का मतलब है चलंत दिव्यांगता और एमडी या एमयूडी का मतलब है बौद्धिक दिव्यांगता या बहुदिव्यांगता। साथ ही साथ नोट में यहां पर दूसरा राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान्य है ना, जो राज्य के मूल निवासी हैं उन्हीं को ये जो आपका दिव्यांगजन वाला आरक्षण मान्य है। तीसरा राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही जो आपका वुमन को जो रिजर्वेशन है वो राज्य के जो बिहार के जो मूल निवासी हैं जो महिलाएं उन्हीं को वो वुमन के रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ कहा गया है कि ये जो आपका वैकेंसी है वैकेंसी की संख्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, यानी कि ये क्या है प्रोविजनल है। अब उम्र सीमा क्या है सर इसके लिए, एज लिमिट क्या है, तो देखिए एज लिमिट में यहां पर कहा गया है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी और उम्र सीमा जो न्यूनतम उम्र है वो कितना होना चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है। और जितने भी सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को याद रखना अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब यहां पर जो है आपका जो एज के लिए कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो यहां पर यह कह रहा है देखिए आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, यानी जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो मैट्रिक के मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी को यहां पर माना जाएगा। बाकी यहां पर आपका जो मतलब यहां पर लिखा गया है इस फैक्ट को भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे, है ना। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है तो उसके बाद वो मैक्सिमम 5 बार ही क्या कर सकता है इसमें मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब जो बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें शामिल हो सकता है। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। इसके बाद यहां पर बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी, यानी कि उनको 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। बाकी यहां पर सारा जो है आपका वो दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो मैन हम लोग यहां पर अब बात करते हैं कि आखिर इसका पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, है ना, क्या इसका मतलब एग्जाम कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट का, क्या सिलेबस होगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। और यहां पर एक चीज यहां पर देखिए क्या है, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा, यानी कि आप जिस भी जाति के अनुरूप जो भी आरक्षण कोटि है उसको आप सही से क्या करेंगे वहां पर फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कह रहा परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुरूप आपका क्या होगा नियुक्ति जो है वो विभाग को भेजी जाएगी।
अब इसमें देखिए लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका 150 अंक का होगा और साक्षात्कार जो होगा आपका 50 अंक का होगा और टोटल आपका 200 अंक पर क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। यानी कि रिटन में जो आप 150 में जो नंबर लाएंगे वो, और जो आपका इंटरव्यू 50 नंबर का है इसमें जो लाएंगे यो, दोनों को जोड़ करके जो आपका मार्क्स बनेगा, यानी कि 200 में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके आधार पर क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद आपको मतलब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा की जो प्रकृति है ये कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। यानी जो आपका एग्जाम है, एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, रिटन नहीं होगा। क्या रहा है कि यहां पर देखिए क्या रहा है कि प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी रिटन में कितनी होगी, 150, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, है ना। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी, है ना। लिखित परीक्षा में भाषा यानी जो लैंग्वेज होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, और अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई भी भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही क्या होंगे, मान्य होंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा एक से अधिक चरणों में क्या होगा, आयोजित की जा सकती है, यह भी आपको बताया गया है। लेकिन यहां पर जो है आपका एक ही एग्जाम के बारे में बताया गया है। अब देखिए कि यहां पर कह रहा है जो जनरल, अब जो 150 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपका होगा जीके का कितना क्वेश्चन होगा, 30 सवाल होगा। अलाइड साइंस एंड स्पोर्ट, स्पोर्ट के अंदर जो आपका अलाइड साइंस होता है उससे आपका 60 क्वेश्चन होगा, और मैन स्पोर्ट से आपका कितना 60 क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होगा और इसमें 150 मार्क्स होगा। ठीक है, अब इसके आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं और क्या है। यहां पर आपका रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, कितना प्रति मतलब मिनिमम जो आपका कितना पासिंग मार्क्स क्या होगा मिनिमम, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होगा यूआर के लिए आपका 40%, है ना। न्यूनतम जो इतना आप पास करेंगे तभी आपको पास माना जाएगा। ओबीसी मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए इतना है, ईबीसी के लिए 34% है, एससी एसटी के लिए 32% है, वुमेन के लिए 32% है, और दिव्यांग वर्ग के लिए कितना है आपका 32% है। और कह रहा है लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अलग अलग कोटिवार, यानी कि आपको रिटन में भी मिनिमम इतना मार्क्स लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स, और इंटरव्यू में भी आपको इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। यानी कि जैसे इंटरव्यू 50 नंबर का है, इसमें भी जैसे यूआर है इनको मिनिमम 20 नंबर लाना होगा, तभी आप क्या होंगे, पास माने जाएंगे। अब देखिए इसके बाद परीक्षा शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क आपको पता है कि परीक्षा शुल्क आपका बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए 100 रुपए कर दिया गया है। यहां पर आपका 100 रुपए का परीक्षा शुल्क निर्धारित है, और ऑनलाइन जो है आपको पैसा जो है वो ऑनलाइन ही क्या करना है, देना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर आप यूपीआई या नेट बैंकिंग से आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आरक्षण के बारे में बताया गया कि आरक्षण का जो लाभ है सरकार के जो प्रचलित आरक्षण नियम है उसी के अनुसार आपको प्रदान किया जाएगा। अब यहां पर ये अंडरलाइन जो किया गया है इसको समझिएगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा, है ना। और उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास या मूल प्रमाण पत्र, या जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये महिलाओं वाला जो है इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये कह रहा है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला जो है उनका जाति क्रीमी लेयर रहित जो आपका प्रमाण पत्र है उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यानी कि जो मैरिड वुमन है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो पिता के एड्रेस पर और पिता के नाम पर बना होना चाहिए, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। बाकी जो है इसमें आप चलते हैं, देखते हैं कि इसका क्या डेट है ना, क्या डेट है इसमें फॉर्म फिल करने का, वो हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखिए फॉर्म फिल करने का जो डेट दिया है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो आपका 9 अक्टूबर से है। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो कब तक है, 9 नवंबर तक है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो कब तक है, 11 नवंबर तक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। आपके पास क्या क्या मतलब
जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, खेल, उपलब्धि से संबंधित प्रमाण पत्र क्या क्या जरूरी होंगे, तो वहां पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ग्रेजुएशन का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग या फिर आपका डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग, उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका यहां पर अस्थाई निवास या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए प्रमाण पत्र, अगर आपका उसका लाभ लेना चाहता है तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का लाभ लेना है तो उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र, और अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लिए जो भी आपके ऑफिसर से रिलेटेड, जो आपका जो भी ऑफिसर उस प्रमाण पत्र को जारी करते हैं उससे रिलेटेड आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी ये सारा डिटेल दिया हुआ है और ये जो है आपको ऑनलाइन ही अपडेट करना है, इसको ऑफलाइन आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है ना। बाकी आपको ये डिक्लेरेशन वहां पर क्लिक करना होगा। अंतिम तिथि जो है वो आपको यहां पर साफ साफ बता दी गई है कि 11 नवंबर 2025 की रात्रि 11:59 बजे तक होगा और यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कहां पर, http://bssc.bihar.gov.in पर आप इसे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है सर सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस देखिए इसका काफी थोड़ा बड़ा सिलेबस है स्पोर्ट्स में। जिन भी बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होगी उनको पता होगा। पार्ट ए में तो देखिए आपका क्या है, टोटल 30 मार्क्स होगा, जिसमें कि करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री होगा एक, और स्पोर्ट्स हिस्ट्री ऑफ बिहार होगा। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम एंड नेशनल गेम से रिलेटेड आपका इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एंशियंट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स क्या हैं, है ना। कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन वगैरह जो है इसका क्या मतलब फंक्शन वगैरह है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट ऑफ गेम्स जो है वो क्या है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट विंटर एंड पैरा ओलंपिक, विंटर और पैरा ओलंपिक जो है उससे रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस हैं वो पूछे जाएंगे। और इसके बाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन अवार्ड्स इन इंडिया, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या फेडरेशन है, क्या क्या अवार्ड है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट गवर्निंग बॉडीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है, स्पोर्ट्स के क्या क्या स्कीम है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नेशनल एंड स्पोर्ट्स स्टेट के द्वारा कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं इसके बारे में। और साथ ही साथ यहां पर आपसे जो स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है, उससे रिलेटेड आपका ये रहेगा पहला जनरल नॉलेज के अंदर, ये 30 मार्क्स का होगा। अब इसके बाद जो मेन है पार्ट बी जो आपका 120 मार्क्स का होगा, इसमें तो आपका एक क्या है, साइंटिफिक स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड। इसमें साइंटिफिक स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड ये सिलेबस, जिसमें कि स्पोर्ट ट्रेनिंग का डेफिनेशन क्या है, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस वगैरह, उसका एम, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पोर्ट ट्रेनिंग का क्या प्रिंसिपल है ना। फिर यहां पर जो एल्टीट्यूड ट्रेनिंग होता है, क्रॉस ट्रेनिंग होता है, फिजिकल एक्सरसाइज के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, है ना। इसमें फिर और भी एक्सरसाइज टेक्निक्स वगैरह क्या है ना, ये सब आपका इसमें क्या है पूछेगा। फिर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आपका दूसरा पार्ट होगा, है ना, कि स्पोर्ट परफॉर्मेंस का क्या डेफिनेशन नेचर है ना। यहां पर उसके बाद उसमें रिलेटेड जो भी मेथड्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस, जो भी आपके ट्रेनर्स वगैरह होंगे ना, जिम ट्रेनर्स, जो स्पोर्ट ट्रेनर्स होंगे उनको इसके बारे में पता होगा, हाँ। एरोबिक इंड्योरेंस ट्रेनिंग के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो डिजाइन किए गए हैं, है ना। यहां पर फिर इसमें आपका मोटर एबिलिटी, तीसरा जो यहां पर टॉपिक है देखिए मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी में आपका मोटर एबिलिटी का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, फिटनेस और कंडीशन का क्या स्ट्रक्चर है ना। यहां पर फिर आपका और भी जो फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है, इंड्योरेंस क्या है, स्पीड क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उन सबसे रिलेटेड आपका क्या है यहां पर पूरा सिलेबस। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस है चौथा पार्ट। यहां पर ट्रेनिंग प्रोसेस में आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग लोड डेफिनेशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टिमुलस, है ना, टेक्निकल ट्रेनिंग क्या होता है, टैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसके बाद पीरियडाइजेशन, ये आपका अगला टॉपिक है इसमें, पीरियडाइजेशन, है ना, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए ट्रेनिंग का प्लान क्या होता है, वो पूरा ट्रेनिंग प्लान से रिलेटेड आपका पूरा यहां पर दिया है सिलेबस। साथ ही साथ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, है ना, जैसे आप स्पोर्ट टैलेंट, तो आपके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का भी आपका जांच होगा यहां पर कि स्पोर्ट टैलेंट का क्या डेफिनेशन है, उसका क्या मीनिंग है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक क्या है, स्किल टेस्ट क्या है। इसके बाद आपका एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ये दूसरा पार्ट हो। एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी
इसमें फिर आपका सिलेबस दिया है, स्केलेटल मसल एंड एक्सरसाइज क्या होता है, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एक्सरसाइज यानी इसमें हार्ट ब्लड ये सब इससे रिलेटेड चीजें आपको मतलब इसमें मतलब पूछी जाएंगी। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड यहां पर आपका देखिए बेसिक एनाटॉमी क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक्सरसाइज के दौरान जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सब आपका इसमें दिया हुआ है। फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म है ना, एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड यहां पर कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री है ना, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल परफॉर्मेंसेस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यहां पर पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। इसके बाद स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, इमोशनल प्रोसेसेस एंड स्पोर्ट परफॉर्मेंस है, मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट है, फिजियो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट है ना। तो ये सब क्या है, ये आपका जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोचेस होंगे, जो स्पोर्ट्स ट्रेनर होंगे, उनको इसके बारे में जानकारी होगी। उसके बाद फिर सोशियोलॉजिकल इश्यूज हैं, फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन है, रोल ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, इसके क्या मतलब कंट्रीब्यूशंस हैं, क्या उसके रोल हैं। उसके बाद फिर आपका वर्ल्ड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड एंटी डोपिंग रूल क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल कोच है ना, एक सक्सेसफुल कोच के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टेक्निक स्किल टैक्टिक क्या है, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग फॉर इलाइट स्पोर्ट पर्सन या एलिट स्पोर्ट पर्सन। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन ऑफ स्पोर्ट प्लानिंग या कोचिंग ऑफ प्लेयर्स। ये दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस भी दे दिया गया है ताकि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करें, आप इसका प्रिपरेशन जारी करते हैं। तो दोस्तों जिन भी बच्चे जो भी बच्चे इसके लिए क्या हैं, जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जाएं बीएसएससी के वेबसाइट पर। इसको पहले तो एक बार सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सारा एलिजिबिलिटी आपको बता दिया है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या इसका डेट है ना, ये सारा आपको बता दिया। आप लोग जाएंगे और इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ के, और जैसे मतलब स्टार्ट होता है फॉर्म रजिस्ट्रेशन का डेट जैसे स्टार्ट होता है, आप लोग इसे क्या कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी अन्य इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।